विशाल अवरोधक झील जो है ये आगे एक और जल प्रलय की तरफ इशारा कर रही है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह 72 घंटे का एक तरीके से टाइम बॉम्ब है। ऊपरी कैचमेंट में नदी का प्रवाह रुकने से एक विशाल बैरियर झील बन गई है। तिब्बत के लैंडेखोला में बनी झील ओवरफ्लो हो रही है और कभी भी टूट सकती है। अब यह झील जो है ओवरफ्लो होने लगी है और कभी भी यह समझा जा रहा है कि वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो धक्का मारेगा और ये जो बैरियर है टूटेगा और उसके बाद पानी ये एक बार फिर मौत का सामान बन सकता है। झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा है, मतलब ठीक ठाक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसका होगा। 72 घंटों में 30 लाख घन मीटर और पानी का अनुमान। बांध टूटा तो निचले इलाकों में अचानक प्रलयंकारी बाढ़ फिर से आ सकती है। चीन ने नेपाल को खतरे को लेकर अलर्ट किया है। भोटे, कोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी है। नेपाल प्रशासन नदी के किनारे बसे लोगों को ऊंची जगहों की तरफ जाने के लिए कह रहा है। चीन लगातार सैटेलाइट के जरिए झील के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। यह झील अगर टूटी तो दर्जनों गांव और अहम बुनियादी ढांचे तबाह हो जाएंगे और इसीलिए एक बार फिर से यह संकट सामने दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से एक ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिस पर नेपाल जिसकी जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या किया जा सकता है? इस तरह के कितने टिकिंग टाइम बॉम्ब है? ये तो बैरियर झील है, लेकिन कई ग्लेशियल लेक्स जो हैं, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बने हुए इस तरह की झीलें, और जाहिर है जब कभी उनके ऊपर और ज़्यादा उस तरह के बारिश वाले बादल पहुंचते हैं, उसमें और ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। ग्लेशियर वैसे ही पिघल रहे हैं बढ़ते हुए तापमान की वजह से। यही ग्लेशियल झीलें जो हैं वहाँ से कोई तटबंध उनका टूटता है और उसके बाद अचानक बहुत सारा पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ वेग के साथ दौड़ता है और मौत का कारण बनता है। कहाँ कहाँ कितनी इस तरह की ग्लेशियल झील हैं? ये तो बैरियर झील है जिसकी बात हम कर रहे हैं। कहीं पर भी पानी का ऊंचाई में इकट्ठा होना और फिर उसके बाद वो जिस तट से रुका होता है उस तट में किसी हिस्से का दरक जाना, टूट जाना और वहां से पानी का निकलना, ये जाहिर है वाटर बॉम्ब का काम करेगा निचले इलाकों में या मैदान में रहने वाले लोगों के लिए। तो कहां कहां ऐसा खतरा है? ये 72 घंटे वाला खतरा कितना बड़ा है? इससे बचने के लिए नेपाल इफेक्टिवली क्या कर सकता है, जबकि वो पहले से ही प्राकृतिक मार से जूझ रहा है? और इस मार को कितना प्राकृतिक कहा जाए, कितना मानव निर्मित, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। अशोक अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार, वो कुछ ही देर में आपको यहां दिखाई देंगे। डॉक्टर विशालनाथ उपाहाया अध्यक्ष हैं नेपाल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपको स्क्रीन में ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पीके मिश्रा जी हमारे साथ स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड नीचे आप देखेंगे, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ। आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक मौसम विभाग के। और इसके अलावा आकाश वत्स हमारे संवाददाता, जो जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद दिल्ली से वो बगैर किसी तरह का वक्त गंवाए आनन फानन वहां पहुंचे और लगातार बगैर सोए बगैर आराम किए आप तक खबरें और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आकाश के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आकाश, इस समय आप क्या देख रहे हैं? जरा 1 मिनट में वो बताइए और 1-1.5 मिनट में मुझे ये भी बताइए कि ये जो अलर्ट साउंड किया गया है बैरियर झील वाला, इसके संदर्भ में कोई हरकत आप वहां देख रहे हैं? दिनेश, मैं नेपाल के धादिङ में हूँ। धादिङ वो ज़िला है जो रसुआ के साथ ही नुवाकोट और फिर धादिङ में वो तबाही हुई। मैं उसी धादिङ में अभी हूँ। धादिङ में आज दोपहर के वक्त में जब नेपाल पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई तो मैं वहीं एक अस्पताल में रिपोर्ट कर रहा था और वहाँ जो नेपाल सशस्त्र पुलिस के जो जवान थे जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में लगे हुए थे, वो अचानक ही पीछे से आवाज़ देते हैं कि अभी आपको इस जगह से निकलना होगा। हम जितनी तेज़ी से अस्पताल से निकलते हैं और बाहर जब सड़क पर आते हैं तो जो कुछ लोग वापस अपने घर में लौट चुके थे, जो कुछ लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, बहुत आराम की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अचानक भागते हुए मुझे नजर आते हैं। और फिर जो सड़क 1 किलोमीटर तक का जो सड़क है उसके ऊपर से जितना वो मलबा था, जितनी वो दलदल थी, उस सब को हटाने की कोशिश की जा रही थी, वो सब अचानक बंद हो जाता है। अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद सभी लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हम भी उनके साथ भाग करके यहाँ चोटी के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उसके 2 घंटे के बाद फिलहाल तो वो रोक दिया गया था कि ना तो अब रेस्क्यू का काम होगा, कुछ नहीं होगा, सभी लोग वहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन उसके 2-2.5 घंटे के बाद फिर से रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है। सड़क को साफ किया जा रहा है क्योंकि धादिङ का ये वो इलाका है जहाँ से पोखरा के लिए सड़क जाती है, ये वो रोड है और ये नेपाल का
राजमार्ग है, इसे नेशनल हाईवे के नाम से लोग यहाँ जानते हैं। और दिनेश, नेपाल में हाईवे पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी होती है कि विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गए भन्न सकिँदैन। इसका मतलब होता है कि आप धीरे धीरे जाएंगे तो जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन तेजी से जाएंगे तो मैं ये नहीं कह सकता। यहाँ उसी तरीके से धीरे धीरे करके जितनी तेजी से ये प्राकृतिक आपदा आई, जितनी तेजी से ये तबाही आई, जितनी तेजी से ये बर्बादी आई, उसी अनुपात में बहुत कम धीरे धीरे लोग इसको साफ कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने घर में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और उस अफरा तफरी के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ फिर से ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि नेपाल पुलिस की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि जो तबाही 26 तारीख को आई थी, 26 अगस्त के दिन में, उससे बड़ी तबाही आ सकती है। इसीलिए लोग कुछ देर के लिए तो डरे, लेकिन फिलहाल लोग अपने अपने घर में वापस लौटे हैं। उनके घरों में जो मलबा भरा है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास में जो सड़कें हैं उन सड़कों को साफ किया जा रहा है। लोगों के अंदर एक डर है, एक भय अभी भी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस पहाड़ को हम सब दिन अपना प्रहरी समझते रहे, जिस पहाड़ को सब दिन हम अपना पुलिस समझते रहे, हम अपना रक्षक समझते रहे, ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उसके ऊपर जितना मलबा था वो सबको लेकर के एक बार चला आया। ऐसा क्या हुआ कि वो नदियां, जिस नदियां को हम लोग जीवनदायिनी कहते थे, वो नदी अचानक उफान मार के हमारे घर तक कैसे चली आई। लोगों के मन में एक डर तो है और ये डर अभी बना रहेगा। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि लोग भले ही अपने घर में लौट जाएं दिनेश, लेकिन बस उनका शरीर लौटेगा, उनका मन कभी लौट नहीं पाएगा, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से एक लोग, दो लोग गायब नहीं हुए हैं। कई सारे